हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न मानव अधिवास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104 है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़िए। अभिकथन है, भूगोलविदों ने कस्बों को वर्गीकरण उनके स्थल, स्थिति, आकार, श्रेणी, स्थान और सापेक्ष ऊंचाई के आधार पर किया है। कारण है, कस्बों और शहरों का एक और अधिक उपयोगी वर्गीकरण उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर होता है। इस वर्गीकरण को कस्बों के कार्यात्मक वर्गीकरण के रूप में भी जाना जाता है। सही विकल्प को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही वर्णन नहीं है। भूगोलवेत्ताओं ने कस्बों का वर्गीकरण उनके स्थल, स्थिति, आकार, श्रेणी, स्थान और सापेक्ष ऊंचाई के आधार पर किया है। कस्बों और शहरों का एक और अधिक उपयोगी वर्गीकरण उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर होता है। इसी वर्गीकरण को कस्बों के कार्यात्मक वर्गीकरण के रूप में भी जाना जाता है। कस्बा नगर की प्रारंभिक इकाई है। यह गांव के विकास की उस अवस्था का परिचायक है जब उसमें नगरीय प्रवृत्तियां दिखाई पड़ने लगती हैं। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भूगोलीय पैटर्न नहीं कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वितरणात्मक। वितरणात्मक एक भौगोलिक पैटर्न नहीं है, जबकि केंद्रित, रेखीय तथा यादृच्छिक प्रणाली भौगोलिक पैटर्न पर आधारित है। इसके अलावा नाभिकीय पैटर्न, गुच्छित पैटर्न आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, किसने अधिवास भूगोल परिभाषा की पहली बार दी जिसमें व्यवस्थापन पैटर्न, घरों का प्रकार और क्षेत्र निकाय शामिल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिटजेन ने। बस्ती पैटर्न, घरों के प्रकार और क्षेत्र प्रणाली की अवधारणा के आधार पर पहली बार अधिवास भूगोल को ए मिटजेन ने परिभाषित किया था। ए मिटजेन की ग्रंथमाला 4 अंकों में 1895 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें घरों के वितरण तथा लक्षणों के अनुसार ग्रामों का वर्गीकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तियों के यादृच्छिक वितरण को इंगित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1.00। 1.00 बस्तियों के यादृच्छिक वितरण को इंगित करता है। बस्तियों के रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन तथा उनके रूप निम्नलिखित हैं। 0.00 से 0.09 तक पूर्ण सकेंद्रण, 0.10 से 0.50 तक उच्च सकेंद्रण, 0.51 से 0.99 तक गुच्छेदार क्रम और 2.1491 से
2.15 तक पूर्ण षटकोषीय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यवस्थापन का यादृच्छिक वितरण दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1.00। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नगरीय बसाव के वर्ग में नहीं आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बस्ती। बस्ती नगरीय बसाव के वर्ग में नहीं आता है, जबकि वाणिज्यिक संस्कृति तथा प्रशासनिक शहर नगरीय बसाव वर्ग के अंतर्गत आते हैं। विश्व के सभी देश नगर की परिभाषा पर एकमत नहीं है। प्रत्येक नगर का बसाव किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। व्यवसाय एवं कार्य की प्रधानता के आधार पर नगरों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। वाणिज्यिक नगर, विभिन्न व्यापारिक तथा वाणिज्यिक वस्तुओं के थोक व फुटकर व्यापार की दृष्टि से विकसित नगर वाणिज्यिक नगर कहलाते हैं, जैसे न्यूयॉर्क, विनिपेग, हांगकांग, मुंबई, कोलकाता आदि। दूसरा है सांस्कृतिक नगर। इन नगरों का विकास किसी धार्मिक स्थल जैसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि के कारण होता है तथा सांस्कृतिक क्रियाओं की भी प्रधानता पाई जाती है, जैसे मक्का, मदीना, यरूशलेम, प्रयाग, काशी, मथुरा, हरिद्वार आदि। प्रशासनिक नगर, जिन नगरों का विकास किसी देश की या प्रांतीय राजधानी के रूप में होता है तथा जहां सरकारी कार्यालयों की प्रधानता पाई जाती है, प्रशासनिक नगर कहलाते हैं, जैसे वाशिंगटन, लंदन, जयपुर, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, जो गांव झीलों के चारों ओर विकसित होते हैं उन्हें निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वृत्ताकार प्रतिरूप। जो गांव झीलों के चारों ओर विकसित होते हैं उन्हें वृत्ताकार प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के गांव झीलों, तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर बस्ती बन जाने से विकसित होते हैं। कभी कभी ग्राम को इस योजना से बसाया जाता है कि उनका मध्य भाग खुला रहे जिसमें पशुओं को रखा जाए। ऐसा आकार का प्रतिरूप ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप के अंतर्गत नहीं आता है। ग्रामीण प्रतिरूप से अभिप्राय यह है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारकों में गांव की स्थिति, समीपवर्ती स्थलाकृति एवं क्षेत्र का भूभाग प्रमुख स्थान रखते हैं। प्रमुख ग्रामीण प्रतिरूप के अंतर्गत रेखिक प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, टी आकार का प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, तारेनुमा प्रतिरूप आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एस आकार के प्रतिरूप। अगला प्रश्न है, उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सघन घरों के साथ गांव। उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः सघन घरों के साथ ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। एकत्रित या सघन अधिवास के अंतर्गत उन ग्रामीण अधिवासों को सम्मिलित किया जाता है जो पास पास स्थित कई गृहों के समूह होते हैं और जिनका आकार प्रकीर्ण अधिवासों की तुलना में बड़ा होता है। एकत्रित अधिवास को ग्राम या गांव कहते हैं। गांवों में कृषक, पशुपालक, मछुआरे, आखेटक आदि रहते हैं जो प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं। एकत्रित अधिवास अस्थायी कृषि अवस्था के द्योतक है। प्राचीन काल में जहाँ मानव सभ्यता का पर्याप्त विकास हो गया था वहाँ सघन ग्रामों की प्रधानता थी। वर्तमान काल में प्रायः सभी कृषि प्रधान देशों में विभिन्न आकार प्रकार के एकत्रित या सघन अधिवास पाए जाते हैं। हेमलेट बस्तियां मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से चित्र में बसाव वितरण का समूह प्रकार दर्शाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
ऑप्शन ए में बसाव वितरण का समूह प्रकार दर्शाया गया है। चूंकि ग्रामीण बस्तियां अनेक प्रकार की होती हैं, परंतु हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित दो प्रकार की बस्तियों का अध्ययन करते हैं। परिक्षिप्त बस्तियां, इससे एकांकी या प्रकीर्ण बस्तियां भी कहते हैं। इन बस्तियों में किसान खेतों में ही घर बनाकर रहता है। ये अलग अलग कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। कृषि गृह तथा वास गृह भी परिक्षिप्त बस्तियां ही होते हैं। न्यष्टित बस्तियां, यह फिंच तथा ट्रिवार्था का दिया हुआ नाम है, जिसमें मकान या झोपड़ियां पास पास सटे हुए होते हैं। इन बस्तियों को ब्लांस ने गुच्छित या पुंजित तथा ब्रुन्स ने केंद्रित बस्तियों का नाम दिया है। इन्हें सामान्यतः सघन बस्तियों के नाम से जाना जाता है। इन्हें एकत्रित अथवा नाभिक अथवा संहत बस्तियां भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गतिविधि। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड गतिविधि है। मानव अधिवासों को सामान्यतः दो वर्गों में विभक्त किया जाता है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे सभी स्थान सम्मिलित किए गए हैं जहां 2011 की जनगणना के अनुसार नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि स्थापित हो तथा वहां की न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो तथा कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में नियोजित हो और साथ ही साथ नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कार्यों की प्रधानता होती है और ये सभ्यता एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से भी नगरों की तुलना में पिछड़े होते हैं, जबकि नगरों में द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक कार्य प्रमुख तथा प्राथमिक कार्य गौण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन सी स्वभाव से सांस्कृतिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिवास। इन सभी ऑप्शंस में अधिवास स्वभाव में सांस्कृतिक कारक है। अधिवासों का विकास सांस्कृतिक तथ्यों से भी प्रभावित होता है। धार्मिक विश्वास एवं मान्यताओं, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी विकास, नगरीकरण के स्तर आदि का प्रभाव अधिवास के विकास के साथ ही उसकी आंतरिक संरचना एवं आकारिकी पर भी पड़ता है। प्रायः सभी ग्रामों में एक ग्राम देवता का स्थान होता है। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के पूजा स्थल भी ग्रामीण तथा नगरीय दोनों अधिवासों में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नदियों, सड़कों और रेलवे लाइनों के साथ विकसित बस्तियों को वर्गीकृत किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेखीय बस्ती। नदियों, सड़कों और रेल लाइनों के साथ विकसित बस्तियों को रेखीय बस्ती द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे प्रतिरूप की उत्पत्ति प्रायः किसी प्राकृतिक अवरोध या सामाजिक आर्थिक सुविधाओं के परिणाम स्वरूप होती है। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। विन्यास के आधार पर मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम तथा मरुस्थली ग्राम। कार्य के आधार पर कृषि ग्राम, मछुआरों के ग्राम, लकड़हारों के ग्राम और पशुपालक ग्राम। बस्तियों की आकृति के आधार पर इनमें कई प्रकार की ज्यामितिक आकृतियां जैसे रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार, तारे के आकार की, टी के आकार की, चौकपट्टी, दोहरे ग्राम। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ग्रामीण अधिवास एशिया में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सनहत। एशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में सनहत या सघन अधिवास पाए जाते हैं। सघन अधिवास उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां अधिक जनसंख्या के रहने के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं। ऐसे अधिवासों के विकास के लिए पर्याप्त समतल भूमि,
पीने तथा सिंचाई के लिए अस्थायी जल स्रोत, यातायात के साधनों और जीविका के अस्थायी स्रोतों का होना अनिवार्य होता है। सघन अधिवासों की उत्पत्ति तथा विकास के लिए विभिन्न प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक आधार तत्व होते हैं। बृहद स्तर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जाता है: गुच्छित, संकुलित अथवा आकेंद्रित, अर्धगुच्छित अथवा विखंडित, पल्लीकृत और परिक्षिप्त अथवा एकाकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधार बसाव के प्रारूपों को दर्शाने के लिए उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बसाव की आकृति। बसावों के प्रारूप को दर्शाने के लिए बसाव की आकृति उपयुक्त है। बस्तियों के प्रतिरूप उन बस्तियों की आकृति के अनुसार होते हैं एवं इनके मकानों एवं मार्गों की स्थिति के क्रम एवं अवस्था के आधार पर निश्चित किया जाता है। इसके प्रतिरूप निम्नलिखित हैं: आयताकार प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, आर्य या त्रिज्या प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, चौकपट्टी प्रतिरूप, एल प्रतिरूप, नाभिकीय प्रतिरूप, सीढ़ी प्रतिरूप। अगला प्रश्न है, एशिया में किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सन्हत या सघन। एशिया में सन्हत प्रकार की ग्रामीण बस्ती पाई जाती है। इस प्रकार की बस्तियां वे होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप पाए जाते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। अगला प्रश्न है, उद्योगों तथा व्यक्तियों का नगर से बाहर की तरफ प्रवेश कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिनगरीकरण। उद्योगों तथा व्यक्तियों का नगर से बाहर की तरफ प्रवेश प्रतिनगरीकरण कहलाता है। ऐसा प्रवास उच्च नगरीय विकास वाले देशों में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ नगरीय क्षेत्रों की अत्यधिक भीड़ भाड़ व पर्यावरण प्रदूषण के कारण नगर से बाहर और प्रवास हो रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व में नगरीकरण किस पठार पर अधिक हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तटवर्ती पठार। विश्व में नगरीकरण तटवर्ती पठार पर अधिक हुआ है। सागरीय तटों के पास स्थित पठारों को तटीय पठार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। विश्व के वृहत नगर मैदानी भागों में तथा समुद्र तटीय समतल भूमि पर विकसित हुए हैं। सागर तटीय भागों में समुद्र पतन तथा व्यापारिक केंद्र के रूप में और मैदानी भागों में मार्ग संगम पर परिवहन केंद्र के रूप में नगर विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, गेटवे सिटी स्थित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गेटवे सिटी 2 बड़े क्षेत्रों के मध्य प्रारंभिक नगर के रूप में विकसित होता है। किसी देश या प्रदेश के बृहत्तम नगर को प्रधान या प्राथमिक नगर के रूप में जाना जाता है। यह नगर सामान्यतः व्यापार, राजनीतिक गतिविधियां तथा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का प्रमुख केंद्र होता है। सर्वप्रथम 1939 में अमेरिकी भूगोलवेत्ता मार्क जेफरसन ने प्रधान नगर का नियम का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, सतत शहरी विकास की रणनीति क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिश्रित भूमि उपयोग विकास को बढ़ावा देना। सतत शहरी विकास की रणनीति मिश्रित भूमि उपयोग विकास को बढ़ावा देना है। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए शहरों के लिए सतत शहरी विकास ही आगे का रास्ता है। टिकाऊ शहरी विकास नीतियों का उद्देश्य शहरी विस्तार और भीड़-भाड़ के प्रबंधन से लेकर नवाचार को बढ़ावा देने जैसी कई मुद्दों का समाधान करना है। अगला प्रश्न है, शहरी आकारिकी का मॉडल सकेंद्री कटिबंध सिद्धांत डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, E.W. वर्गीस। शहरी आकारिकी का मॉडल सकेंद्री कटिबंध सिद्धांत
का प्रतिपादन अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्री E.W. वर्गेस द्वारा 1925 में किया गया था। इन्होंने शिकागो के नगरीय विकास का निरीक्षण करके अपने अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वर्गेस महोदय ने इस सिद्धांत में बताया कि किसी नगर का विस्तार केंद्र से बाहर की ओर अरी रूप से होता है, जिसमें सकेंद्री कटिबंधों की श्रृंखला बन जाती है। उन्होंने नगरीय भूमि उपयोग के विन्यास को निम्नलिखित 5 कटिबंधों में विभक्त किया, जो इस प्रकार हैं। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, निम्न श्रेणी का निवास क्षेत्र, उच्च स्तरीय निवास क्षेत्र और अभिगमनकर्ताओं का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, शहर नियोजन का एकाधिक केंद्रक सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उलमैन और C.D. हैरिस दोनों ने। शहरी नियोजन का एकाधिक केंद्रक सिद्धांत वर्ष 1945 में E.L. उलमैन और C.D. हैरिस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें सकेंद्री वलय सिद्धांत और त्रिज्य खंड सिद्धांत को एक साथ संयुक्त करके तथा कुछ अन्य तत्वों को भी सम्मिलित करके भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके अनुसार किसी बड़े नगर में भूमि उपयोग प्रतिरूप का विकास एकल केंद्र के बजाय नई पृथक नाभिकों या केंद्रों के चातुर्दिक होता है। किसी नगर में नाभिकों की संख्या उसके ऐतिहासिक विकास और स्थानीयकरण की शक्तियों से निर्धारित होती है। हैरिस और उलमैन के अनुसार 9 प्रकार के खंड होते हैं जो नाभिकों के चारों ओर विकसित होते हैं। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, थोक व्यापार एवं उद्योग, निम्न वर्गीय आवास, मध्य वर्गीय आवास, उच्च वर्गीय आवास, भारी उद्योग, बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र, आवासीय उपांत और औद्योगिक उपांत। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों का मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। ग्रामीण बस्तियों का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ना है। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नज़दीकी संबंध रखती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं। बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं: जल आपूर्ति, भूमि, उच्च भूमि के क्षेत्र, सुरक्षा और गृह निर्माण सामग्री। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने नगरों के आकार तथा उनके क्रमांक के मध्य की नियमितता को पहली बार लक्षित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयरबैक ने। आयरबैक ने नगरों के आकार तथा उनके क्रमांक के मध्य की नियमितता को पहली बार लक्षित किया था। यद्यपि नगर आकार संबंधों का प्रारंभिक अध्ययन 1913 में फेलिक्स आयरबैक ने भी किया था, किंतु किसी वृहद प्रदेश के नगरीय इकाइयों के जनसंख्या आकार और उनकी कोटियों के मध्य पाई जाने वाली आनुभाविक नियमितताओं का सामान्यीकरण सर्वप्रथम G.K. ज़िफ ने किया, जिसे कोटि आकार नियम, रैंक साइज रूल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा वर्तमान में विश्व की नगरीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 56%। वर्तमान में विश्व की नगरीय जनसंख्या का 56% प्रतिनिधित्व करता है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 5 नगरों में टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, बीजिंग तथा मुंबई है। अगला प्रश्न है, संनगरों के समूह में विस्तृत बड़े महानगरीय प्रदेशों के लिए किसने मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीन गोटमैन। संनगरों के समूह में विस्तृत बड़े महानगरीय प्रदेश के लिए जीन गोटमैन ने मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग 1957 ईस्वी में किया। यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें संनगरों का समूह होता है। मेगालोपोलिस का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जहां उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य के रूप में दिखाई देता है। संनगर शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था।
यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो एवं टोक्यो इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, मेगालोपोलिस शब्द किसने गढ़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जी गॉटमैन ने। अगला प्रश्न है, हैरिस तथा उलमैन द्वारा दिए गए शहरी भूमि उपयोग के बहुकेंद्रीय मॉडल के नीचे दिए गए चित्र में निम्न क्लास आवासीय क्षेत्र की श्रेणी को निम्नलिखित कूटों में से कौन प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हैरिस तथा उलमैन द्वारा दिए गए शहरी भूमि उपयोग के बहुकेंद्रीय मॉडल में निम्न क्लास आवासीय क्षेत्र को सी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। हैरिस तथा उलमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1945 में किया था। उनके द्वारा वर्णित 9 कार्यात्मक क्षेत्र निम्न है। CBD, थोक, व्यापार और हल्का विनिर्माण उद्योग क्षेत्र, निम्न श्रेणी आवासीय क्षेत्र, मध्यम श्रेणी आवासीय क्षेत्र, उच्च श्रेणी आवासीय क्षेत्र, भारी उद्योग क्षेत्र, बाहर अवस्थित व्यापारिक क्षेत्र, आवासीय उपनगर, औद्योगिक उपनगर। अगला प्रश्न है, यदि एक क्षेत्र में सबसे बड़े शहर की जनसंख्या 10 लाख है और उस क्षेत्र के सभी नगर सामान्य रूप से श्रेणी आकार प्रणाली का अनुसरण करते हैं, तो 5वें स्थान के शहर के लिए जनसंख्या कितनी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 लाख। यदि एक क्षेत्र में सबसे बड़े शहर की जनसंख्या 10 लाख है और उस क्षेत्र के सभी नगर सामान्य रूप से श्रेणी आकार प्रणाली का अनुसरण करते हैं, तो 5वें स्थान के शहर की जनसंख्या PN = P1/N = 10 लाख अपॉन 5 = 2 लाख। श्रेणी आकार नियम का प्रतिपादन 1949 ईस्वी में G.K. ज़िफ द्वारा किया गया। इसके अनुसार यदि किसी क्षेत्र के नगरों को जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो N नगर की जनसंख्या बृहत्तम नगर के जनसंख्या की 1/Nवां भाग होगा। इसे निम्न सूत्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, PN = P1/N। अगला प्रश्न है, जनसंख्या आकार वर्ग थर्ड शहर के अनुसार जनसंख्या डैश के बीच होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20,000 से 49,999। जनसंख्या आकार वर्ग थर्ड शहर के अनुसार जनसंख्या 20,000 से 49,999 के बीच होनी चाहिए। भारतीय जनगणना विभाग द्वारा भारतीय नगरों को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। प्रथम वर्ग में 1 लाख से अधिक, द्वितीय वर्ग में 50,000 से 99,000, तृतीय वर्ग में 20,000 से 49,000, चतुर्थ वर्ग में 10,000 से 19,999, पंचम वर्ग में 5,000 से 9,999 और षष्ठम वर्ग में 5,000 से कम। अगला प्रश्न है, भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। शहरी बस्तियों में सार्वजनिक सेवाओं पर कम दबाव, जीवन की उन्नत गुणवत्ता तथा बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन आदि को बेहतर सुविधाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक होती है एवं इनका आधारभूत ढांचा भी अविकसित है। ये नियोजकों के सम्मुख बड़ी चुनौती और सुअवसर प्रस्तुत करते हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। जल जनित बीमारियां जैसे हैजा पीलिया आदि सामान्य समस्या है। दक्षिणी एशिया के देश प्रायः बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त रहते हैं। सिंचाई सुविधाएं कम होने से कृषि कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है, अतः इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण बस्तियों की विशेषता नहीं है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सामान्यतः आकार में बड़े। सामान्यतः आकार में बड़े ग्रामीण बस्तियों की विशेषता नहीं है, जबकि भूमि से निकट जुड़ाव, प्राथमिक गतिविधियों की प्रधानता और तुलनात्मक रूप से कम जनसंख्या घनत्व ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं हैं। ग्रामीण बस्तियों की विशेषता में इनका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता में तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से निकट संबंध रखती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ना आदि इनके प्रमुख व्यवसाय हैं। यहाँ तुलनात्मक रूप से कम जनसंख्या घनत्व होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा शहरीकृत देश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिंगापुर। विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर है। इसी क्रम में केमेन द्वीप, वेटिकन सिटी, सेंट मार्टिन, मोनाको, बरमुडा, एंगुइला, जिब्राल्टर, नोरू, कुवैत तथा होली सी भी 100% तथा रियूनियन 99.6%, कतर 99.1%, गुआडेलूप 98.5%, बेल्जियम 98% नगरीकृत देश है। अगला प्रश्न है, यूएन के मुताबिक मेगा सिटी की जनसंख्या डैश से ज़्यादा होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10 मिलियन। यूएन के अनुसार मेगा सिटी की जनसंख्या 10 मिलियन या 1 करोड़ से अधिक होती है। भारतीय जनगणना 2011 में इस अवधारणा को स्वीकार किया गया। देश में 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुलनों में से 3 नगरीय संकुलन मेगा सिटी के अंतर्गत आते हैं, जो इस प्रकार हैं: वृहत मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं? पहला है उपजाऊ भूमि, दूसरा है निर्माण सामग्री, तीसरा है शुष्क भूमि और चौथा है अनुकूल जलवायु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी। ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में उपजाऊ भूमि, निर्माण सामग्री, शुष्क भूमि, अनुकूल जलवायु, जल आपूर्ति तथा सुरक्षा इत्यादि है। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नज़दीकी संबंध रखती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ना आदि इनके प्रमुख व्यवसाय होते हैं। बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।